नमस्कार दोस्तों। तो हम क्लर्क पोस्ट कोड 544 का एग्ज़ाम जो थे वो सॉल्व कर रहे थे, जो कि 15/10/2017 को हुआ था। इस वीडियो से पहले भी हमने 2 वीडियो बनाई थी। एक थी एचपीजीके के रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट के जो 40 क्वेश्चंस थे 26 से लेके 40 तक वो सॉल्व करवाए थे, और उसके बाद दूसरी वीडियो में इंग्लिश पार्ट और हिंदी पार्ट जो था वो सॉल्व करवाया था। इस वीडियो में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे, साथ में उस क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइड्स आर काउज्ड बाय, ज्वार भाटा आने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ए पार्ट, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। मतलब सूर्य और चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, उसी के कारण जो है वो ज्वार भाटा आता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, रॉकेट इज प्रोपेल्ड बाय, तो रॉकेट जो है वो किससे प्रोदित होता है? सही आंसर हो जाएगा हमारा द फोर्स ऑफ एस्केपिंग हॉट गैसेस। नेक्स्ट इज, कार्बोहाइड्रेट्स आर, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स जो है वो उनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट इज, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग इज कंसर्न विद, सही आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, दैट इज अल्ट्रेशन ऑफ जीन्स ऑफ लिविंग क्रिएशंस। नेक्स्ट इज 45, वट इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ अ गोट, बकरी के लिए गर्भावधि कितनी है? तो ये हो जाएगा 150 डेज। 46 की बात करें, द स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये वाले ऑप्शन थोड़े यूनिक दिए गए हैं, नहीं तो ऑप्शंस में एक ऑप्शन और देखने को मिलता था, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्काई जो है वो हमें नीला जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से भी दिखाई देता है। अगर वो ऑप्शन में नहीं होता तो कुछ और ऑप्शन में होगा हमें, दैट इज सी पार्ट, ब्लू कलर ऑफ लाइट इज ऑफ शॉर्ट वेव लेंथ सो कैन बी स्कैटर्ड बाय डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स बट नॉट द अदर कलर्स। ठीक है, मतलब कि जो हमारा नीला रंग जो होता है उसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, तो उसकी वजह से जो है वो हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, द पेट्रोल फायर कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड विद वाटर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो हमारा पेट्रोल पंप है, पेट्रोल की आग को पानी के साथ नहीं बुझाया जा सकता, क्यों? क्योंकि सी आंसर इसका सही होगा, पानी भारी होने के कारण फिसल जाता है और पेट्रोल सतह पर आ जाता है और जलता है, उस कारण से जो है वो हम पेट्रोल की आग को पानी से नहीं बुझा सकते। नेक्स्ट इज, वाई डज मिल्क टर्न सोर, दूध खट्टा क्यों हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन मिल्क चेंजेस लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट इज, वाई डू वी नीड प्रोटीन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इसको डबल टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन है कि हमें प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? तो प्रोटीन की आवश्यकता हमें इसलिए होती है ताकि हार्मोन्स और एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट इज, लेड पेंसिल कंटेन्स, जो लेड पेंसिल है उसमें क्या होता है? तो उसमें जो है वो ग्रेफाइड होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पक्का जरूर करना। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट इज, ऑर्गेनिक ऑरेंज कंटेन्स, तो ऑरेंज में हमारे पास विटामिन सी में जो है वो विटामिन सी होता है, ठीक है, क्योंकि ऑरेंज जो है वो खट्टा होता है और खट्टे जितने भी पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज, अ मायोपिक पर्सन कैन नॉट सी, तो जो मायोपिक पर्सन होता है वो दूर की वस्तुएं जो है वो नहीं देख पाता है ध्यान से, ठीक है, दूर की वस्तुएं जो था वो ध्यान, तो जो मायोपिक पर्सन है वो दूर की वस्तुओं को ध्यान से नहीं देख पाता है। एक और क्वेश्चन इसमें साथ में पूछा जाता है कि जो हाइपरपिया जो होता है उसमें वो कौन सी वस्तुएं नहीं देख पाता है? तो इसमें उल्टा होता है कि वो नियर की वस्तुएं, पास की वस्तुओं को साफ से नहीं देख पाता है, ठीक है, मायोपिक हो जाएगा, दूर की वस्तुएं साफ नहीं देख पाएगा, और हाइपरपिया हो जाएगा कि नियर की वस्तुएं जो है वो साफ नहीं देख पाएगा। देन नेक्स्ट इज, आर्थराइटिस इज काउज्ड बाय, किससे होता है आर्थराइटिस? तो इन्फ्लेमेबल ऑफ वन और मोर जॉइंट्स।
एंड टेटनस अफेक्ट्स, टेटनस का जो टीका लगाया जाता है वो किसको मेनली अफेक्ट करता है, तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज बाय हुम वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टर, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अडॉप्ट किया गया था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट इज विच इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया, कौन सी जो थी वो फाइनल अथॉरिटी है अगर हमें नई स्टेट बनानी है इंडिया के अंदर, तो पार्लियामेंट जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड्स, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या प्रोवाइड करता है हमें, क्या वो दोहरी नागरिकता प्रोवाइड करता है, या फिर एकल नागरिकता प्रोवाइड करता है, या फिर दोनों प्रोवाइड करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, ध्यान रखना सिंगल सिटीजनशिप। अच्छा, अगर सिटीजनशिप की बात कर ली जाए कि सिटीजनशिप जो है वो कहाँ से बोरो किया गया है, तो सिटीजनशिप जो है वो ब्रिटेन से बोरो किया गया है, और इसके साथ ही पार्लियामेंट गवर्नमेंट जो है वो भी हमने ब्रिटेन से बोरो की हुई है। नेक्स्ट इज आर द फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल, क्या मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है, तो हाँ जी बिल्कुल सही आंसर होगा यस। देन 59 इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, ये क्वेश्चन जो है वो बिहार में भी पूछा गया था, बिहार के जो स्टेट एग्ज़ाम हुआ था, और एसएससी में भी पूछा गया था, जो कि 2017 में एसएससी में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था सेम क्वेश्चन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड होता है कई बार, और कई बार जो है वो कठोर होता है, या कई बार लचीला, मतलब सी आंसर सही हो जाएगा, रिजिड इन सम केसेस एंड फ्लेक्सिबल इन अदर्स, कुछ मामलों में कठोर, अन्यों में लचीला। 60 हाउ ऑफन द फाइनेंस कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया, फाइनेंस कमीशन जो है वो कब जो है वो बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है, तो फाइनेंस कमीशन हर 5 साल बाद जो है वो निर्मित किया जाता है, और फाइनेंस कमीशन के हेड भी होते हैं। एट प्रेजेंट अगर फाइनेंस कमीशन के हेड की बात कर ली जाए तो वो है NK सिंह जी, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन के जो हेड हैं वो है NK सिंह जी। ध्यान रखना कई बार फाइनेंस कमीशन भी पूछा जाता है कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, कौन हेडेड कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है NK सिंह जो है वो इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, जो भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है, तो कार्यपालिका जो है उसमें प्रेसिडेंट भी आएगा, प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आएंगे, तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस ध्यान रखना, अगर कभी भी ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज अगर दिखाई दे रहा है तो उन क्वेश्चंस में बिल्कुल फोकस रखा करो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है वो एग्जामिनर का आंसर ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज में ही होता है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शंस रखे जाते हैं। कभी भी ये ऑप्शंस अगर आपको आंसर की में दिखाई दे, सॉरी, ये ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव, तो ये पक्का एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो। नेक्स्ट इज ऑन व्हाट ग्राउंड कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्प्रीज्ड, जो राष्ट्रपति होता है भारत का, उस पर महाभियोग कैसे किया जा सकता है, तो या क्यों किया जा सकता है, किस आधार पर किया जा सकता है, तो इस पे जो है वो संविधान की उल्लंघन के लिए किया जा सकता है। ए पार्ट सही होगा इसका, फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा होगा तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट इज, अच्छा, शपथ की बात की जाए कि शपथ कौन देता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो वो प्रेसिडेंट देता है, और प्रेसिडेंट को कौन देता है शपथ, ओथ, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो देते हैं। नेक्स्ट इज कैन अ पर्सन एक्ट एज अ गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, तो बिल्कुल एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर कोई हो सकता है, तो यस आंसर इसका हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही गवर्नर जो है वो महाराष्ट्र का भी होता है, मध्य प्रदेश का भी सेम गवर्नर होता है, तो गवर्नर जो है वो एक से ज़्यादा स्टेट्स का हो सकता है। देन हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 66 इज हु एडमिनिस्ट्रेट्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया,
जो यूनियन टेरिटरी मतलब जो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट, रेगुलेटेड बाय द लॉज ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। 67 इज प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप। तो प्लानिंग कमीशन कब आया था? ये 1950 में आया था, 1950 में। 68 इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज बिकम गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज इज द फर्स्ट लेडी टू बिकम द गवर्नर ऑफ द इंडिया स्टेट। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें सरोजनी नायडू। और कौन सी स्टेट के फर्स्ट गवर्नर बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश, यूपी की फर्स्ट गवर्नर बनी थी। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता कि हु इज़ नॉन एज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट्स, तो इसका सही आंसर हो जाना था सुचेता कृपलानी। जो सुचेता कृपलानी थे वो फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की, है ना, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी थी। नेक्स्ट इज द राज्यसभा विच इज़ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन होता है उसको क्या कहते हैं? तो राज्यसभा हमेशा परमानेंट बॉडी होती है, ठीक है, और 6 साल के लिए इनका चयन किया जाता है, परमानेंट बॉडी होती है। नेक्स्ट इज नॉर्मली द इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट बी मोर देन। सामान्यतः संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो 2 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, एक साल में 2 सेशंस मिलेंगे और उनमें गैप जो है वो 6 मंथ्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैगफ्लेशन इज। स्लैगफ्लेशन जो है वो मंदी के साथ स्फीति, इन्फ्लेशन विद रिसेशन इसका सही आंसर होगा। इंडियाज मेजर इम्पोर्ट कंसिस्ट ऑफ। जो भारत के मुख्य आयात में शामिल है, तो सबसे ज़्यादा क्या आयात होता है, इम्पोर्ट होता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम क्या आयात करते हैं? रॉ मटेरियल, कच्चा माल हम आयात करते हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट इज द इंडियन बजट इज़ डिवाइडेड इनटू। इंडियन बजट किस में डिवाइड किया गया है? तो ये रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे, दैट इज सी पार्ट, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो डी आंसर सही होगा, उद्योगों को प्रत्यक्ष ऋण देना, मतलब गिविंग डायरेक्ट लोन टू द इंडस्ट्रीज। ये जो है वो फंक्शन नहीं होता है, रिजर्व बैंक का काम नहीं है ये कि इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट लोन दे देना। 75 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज अर्न द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया। कौन सी वस्तुएं भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करती हैं? तो कॉफ़ी एंड टी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडिया में सबसे महंगी चाय जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग के अंदर। जो वेस्ट बंगाल में हमारे पास दार्जिलिंग है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगी चाय जो है वो उगाई जाती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन नॉट रिमूव द पॉवर्टी। तो जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज जो होती हैं वो कभी भी गरीबी को जो है वो रिमूव नहीं कर सकती है, सरकारी अनुदान, सब्सिडीज। 77 इज विच व्हेन वाज द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट इनेक्टेड। जो ईपीएफ जो था हमारा वो कब जो है वो इनेक्ट किया गया था? तो 1952 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर लोकल बॉडीज इज। जो लोकल बॉडीज होती हैं उनका मेन सोर्स क्या होता है इनकम का? तो टैक्सेज ऑन द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन नॉट बी कल्टिवेटेड इन अन इरीगेटेड लैंड्स। निम्न में से कौन सी फसल की खेती जो है असिंचित भूमि पर नहीं की जा सकती? तो इसका गन्ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज शुगर केन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो मोबिलाइज स्मॉल सेविंग्स इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट विच कंट्री इज नेम्ड एज कॉकपिट ऑफ यूरोप। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसको यूरोप का कॉकपिट बोला जाता है? बेल्जियम सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, बात आती है कि बेल्जियम को क्यों बोला जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो थी बैटल्स होती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, उस वजह से यहाँ का नाम ही पड़ गया कॉकपिट ऑफ यूरोप। नेक्स्ट इज 82 विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था बहुत बार। तो जो हमारा शुक्र ग्रह होता है, वीनस होता है, दैट इज़ जो सन के सेकंड पोजीशन पे होता है, फर्स्ट पे होता है मरकरी, देन होता है हमारे पास वेनस। तो वेनस जो है वो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है। अगर हॉटेस्ट प्लैनेट पूछ लिया जाता तो उसका आंसर भी वेनस ही होना था।
नेक्स्ट इज रिफ्ट वैली इज, तो रिफ्ट वैली इज सब्सिडाइज्ड लैंड लीविंग अ लॉन्ग एंड नैरो ओपनिंग, भूमि जिसका मुख लंबा और संकीर्ण होता है। डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, तो ट्रायंगुलर शेप्ड लैंड बिटवीन इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज। देन शॉर्टेस्ट डे इज, इजी आंसर था, 22 दिसंबर को जो था वो शॉर्टेस्ट डे के रूप में भी हम जाने जाते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे ज़्यादा बड़ा दिन कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ इराक, इराक का फॉर्मर नेम क्या था, पुराना नाम क्या था, तो मेसोपोटामिया जो था वो इसका पुराना नाम था इराक का। अच्छा, इराक की कैपिटल पूछ ली जाए तो इराक की कैपिटल होगी बगदाद। अगर ईरान की कैपिटल पूछ ली जाए तो ईरान की कैपिटल होती है तेहरान। बहुत कन्फ्यूज़न होता है इस क्वेश्चन में भी, कई बार हम उल्टा कर देते हैं, तो इराक की होगी बगदाद एंड ईरान की होगी तेहरान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोडियक इज अ बेल्ट ऑफ, जो राशि चक्र एक पट्टा है, तो ये 12 नक्षत्रों का, 12 कॉन्स्टेलेशंस का एक चक्कर है, एक बेल्ट है। देन समर सॉलिस्टिक्स अक्कर ए ऑन, जो कर्क क्रांति होती है वो कब होती है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका जून 21। हट्स ऑफ स्नो वेयर एस्कीमोज लिव आर कॉल्ड, अच्छा, एक बर्फ़ का गोला होता है जिसमें एस्कीमो एक प्रजाति का नाम है, उसमें एस्कीमो नाम की प्रजाति जो है वो रहती है। मतलब जैसे हम जो है वो घर बनाते हैं तो वो बर्फ़ का ही एक छोटा सा घर बनाएंगे झोपड़ी टाइप की और उसमें रहते हैं, तो उस झोपड़ी सी को क्या बोला जाता है, मतलब बर्फ़ की झोपड़ी को क्या बोला जाता है, तो इसको इग्लू बोलते हैं। अच्छा, पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी प्रजाति रहती है, तो इसमें एस्कीमो प्रजाति हमें देखने को मिलती है। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि एस्कीमोज़ हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो जो भी ठंडे इलाके होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके, ठीक है, जैसे आर्कटिक ओशन हो गया, राइट, ईस्टर्न रशिया हो गया, जहाँ पे भी बर्फ़बारी होती है वहाँ पे हमें ये देखने को मिलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, तो ग्रीनलैंड जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का। नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड एट, तो हैदराबाद के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। देन हु आर दस्यूज़, दस्यूज़ कौन थे, तो ये भारत के मूल निवासी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि भारत के मूल निवासी कौन थे, ठीक है, तो दस्यूज़ जो थे वो भारत के मूल निवासी थे, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज बुद्धा बॉर्न, बुद्धा का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये बुद्धा का जन्म जो था वो लुम्बिनी के अंदर हुआ था, ठीक है। बुद्धा की 4 बुद्धिस्ट काउंसिल भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसका थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आती है वो अजात शत्रु के टाइम पे आती है, राजगीर में थी। अच्छा, तो इसका कई बार बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि मतलब क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि महात्मा बुद्धा के मरने के बाद उनकी कौन सी काउंसिल जो थी वो ऑर्गेनाइज़ की गई थी, राइट, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट काउंसिल, क्योंकि जो अजात शत्रु के जो फादर थे, वो महात्मा बुद्धा के बहुत बड़े जो थे वो समकालीन थे, मतलब कि महात्मा बुद्धा को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो अजातशत्रु के अगर पिता की बात कर ली जाए कि कौन थे, तो बिंबिसार नाम था अजातशत्रु के पिता का। बहुत ज़्यादा भक्त थे वो महात्मा बुद्धा के, बहुत बहुत ज़्यादा मानते थे उनको। बट इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि अजातशत्रु जो है वो एक बहुत उग्र किस्म के इंसान थे, तो इसके पीछे एक स्टोरी है। जो अजातशत्रु के पिता थे बिंबिसार, जैसे ही अजातशत्रु का जन्म हुआ तो जैसे उनकी कुंडली दिखाई गई, तो कुंडली में पहले ही बोला था कि जो जो आपके बेटे हैं वो आपका वध कर देंगे, आपको जो है वो मार देंगे। बट फिर भी बिंबिसार ने बोला कि कोई बात नहीं, मेरी खुद की औलाद है और कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा कल को। और इसको जो है वो उन्होंने मारा नहीं, उसको अजातशत्रु को नहीं मारा और दुनिया में उसको आने दिया।
ठीक है। तो जैसे कि अजातशत्रु जैसे ही बड़ा हुआ तो जो बिंबिसार था उसके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत ज़्यादा उसके पास बहुत संपत्ति थी। तो संपत्ति को हथियाने के लिए अजातशत्रु ने अपने पिता का वध किया गया था। जैसे बताया जाता है कि डायरेक्टली उसने वध नहीं किया था, सबसे पहले उसने जेल में बंद कर दिया अपने पिता बिंबिसार को, और उसका खाना पीना जो था वो बिल्कुल बंद कर दिया। बट जो अजातशत्रु की मदर थे, मतलब जो बिंबिसार की पत्नी थी, वो उनसे जेल में मिलने जाती थी, और उनका जूड़ा जो था वो बहुत बड़ा होता था, उसमें वो खाना छिपा के ले जाती थी। इस वजह से काफ़ी दिन तक जो बिंबिसार था वो नहीं मरा। बाद में जो था वो उसको कोयले के अंगारों पे चला के अजातशत्रु ने मार दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया यहाँ से भी लगा सकते हैं हम कि जो महात्मा बुद्धा के जो मानते थे वो बिंबिसार मानते थे, और ऑब्वियसली जब अगर उनकी तब जैसे डेथ हुई थी तो उनके बाद जो भी आया होगा वो ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में इन्वॉल्व हुए होंगे। तो इसका आंसर जो था वो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं हम कि अजातशत्रु जो है वो यहाँ पे सही आंसर होना था। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम बुद्धा कब बॉर्न हुए थे, तो ये लुम्बिनी के अंदर बॉर्न हुए थे। अच्छा, पहला इन्होंने सार कहाँ दिया था, पहला इन्होंने अपना जो था वो लेसन कहाँ दिया था, तो इन्होंने सारनाथ के अंदर अपना पहला सार दिया था। अच्छा, इनको अगर बोलें कि इनको बोध की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो थी वो बोध गया में बोध ट्री के नीचे हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज वेयर वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। अच्छा, बनाई किसने थी ये, तो ये कुमार गुप्ता के द्वारा जो थी वो बनाई गई थी, और ये पटना के नज़दीक है, बिहार पटना। नेक्स्ट इज वेयर वॉज दीने इलाही, व्हाट वॉज दीने इलाही, तो दीने इलाही जो है वो सबसे पहली बात तो ये कि अकबर ने फाइंड आउट की थी, तो रिलीजन पाथ लेड डाउन बाय अकबर। नेक्स्ट इज 96 व्हाट इज मीन्ड बाय सरदेश मुखी, सरदेश मुखी एक टाइप का टैक्स होता है। हु रोट रत्नावली, हर्षा ने लिखी थी, हर्षवर्धन ने लिखी थी रत्नावली। अच्छा, अगर हर्षवर्धन की बात कर ली जाए तो हर्षवर्धन जो थे वो एक लेखक भी थे, और जिन्होंने अपनी बुक्स भी लिखी थी, कोई बुक्स भी लिखी थी उन्होंने, तो 2 बुक्स उनकी मोस्टली जो है वो बहुत प्रचलित है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक डीडी, जब हम छोटे छोटे थे तब डीडी नेशनल पर 2 बहुत फेमस शो आते थे, एक था प्रियदर्शनी और एक था कादम्बरी। तो ये दोनों जो थे वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे, कादम्बरी और एक प्रियदर्शनी। जो हर्षवर्धन की बायोग्राफी थी वो लिखी थी बाणभट्ट ने, और उसको नाम दिया गया था हर्षचरिता। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है हमारे पास सोमनाथ टेम्पल वॉज सेक्ड बाय महमूद गजनबी इन द ईयर, तो महमूद गजनबी ने जो था वो सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। अच्छा, कब लूटा था, तो ये 1025 में लूटा गया था। और सोमनाथ टेम्पल की बात कर ली जाए, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है सोमनाथ टेम्पल है कि कहाँ, तो ये गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट इज राजा राम मोहन राय वॉज नॉट एसोसिएटेड विद, तो रीमैरिज में भी थे, सती प्रथा का एबॉलिश करने में भी थे, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश में भी थे। तो क्या बच गया ऑप्शन में, सी बच गया, दैट इज संस्कृत एजुकेशन, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन वॉज शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो ये 1945 को शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी वो हेड की गई थी। बाकी क्वेश्चंस जो बच गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।